नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा। ममता बनर्जी ने रखा प्रस्ताव तो सीएम केजरीवाल ने कर दिया समर्थन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र सरकार पर फूटा अशोक गहलोत का गुस्सा, बोले 92 सांसदों को किया निलंबित, संसद मजाक है क्या। तीसरी खबर में आपको बताएंगे संसद में 1989 का इतिहास दोहराने की तैयारी, लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं विपक्षी सांसद। वहीं खबर में आगे जिक्र होगा कि ईवीएम पर नहीं है भूपेश बघेल को भरोसा, कहा बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आखिर हर्ज क्या है। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा मामला, 92 सांसदों के निलंबन पर पवार, खड़गे सहित विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है 2024 में सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर के। हो गया है इंडिया गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा ऐलान, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे इंडिया गठबंधन के पीएम चेहरा। ममता बनर्जी ने रखा प्रस्ताव तो सीएम केजरीवाल ने किया समर्थन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के पीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर खड़गे ने कहा कि हमें चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर नहीं बन सकता तो इंडिया गठबंधन के लोग निर्णय करेंगे। सांसद नहीं है तो पीएम की बात का क्या फायदा, इसलिए हमें कोशिश करनी है पहले हम जीत कर आए। वहीं मीटिंग में शामिल रहे राष्ट्रीय लोक दल के चीफ जयंत चौधरी ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव को लेकर कहा कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ऐसे में अभी इसकी पुष्टि को लेकर मैं ना ही कहूंगा और हाँ भी नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने लाया गया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले हमें प्रधानमंत्री से ज्यादा ध्यान सांसद को जिताने की तरफ आकर्षित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सही चेहरा होंगे इंडिया का नेतृत्व देने के लिए? अगर आप भी खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार पर फूटा अशोक गहलोत का गुस्सा, बोले 92 सांसदों को किया निलंबित, संसद मजाक है क्या। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत का मंगलवार को केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा पर गुस्सा फूट पड़ा। गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अहंकार हो गया है और सरकार घमंड में चल रही है। संसद में चल रहे गतिरोध का जिक्र करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद को लेकर देश चिंता में है। उन्होंने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए गहलोत ने कहा कि संसद को मजाक बना दिया गया है और 90 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ गहलोत ने हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में झूठ बोलकर प्रचार किया गया था। गहलोत का कहना है कि अब इस सरकार को अहंकार हो गया है। दरअसल संसद में गतिरोध के चलते 90 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को 78 विपक्षी सांसदों को आसन की अवमानना और अशोभनीय आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। यह संसदीय इतिहास में एक दिन में की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 13 दिसंबर को लोकसभा में 33 और राज्यसभा में 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। यानी गुरुवार से अब तक दोनों सदनों से कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इस तरह सांसदों को निलंबित किए जाने पर विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद सुरक्षा के मसले पर केंद्र के मंत्री सदन से बाहर बयान दे रहे हैं, उन्हें सदन में आकर सब बोलना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर सदन के भीतर आकर बोलना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सदन के भीतर आकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी देश को देना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई सुरक्षा में, सांसदों की सुरक्षा में और संसद की सुरक्षा में? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में 1989 का इतिहास दोहराने की तैयारी, लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं विपक्षी सांसद। जी हां दोस्तों, बड़ा यहां पर दाग भाजपा पर लग सकता है, क्योंकि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध और कुल मिलाकर दोनों सदनों के 92 सांसदों के निलंबन से उत्पन्न स्थिति क्या 1989 का इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ रही है? क्या तब राजीव गांधी की 400 से ज्यादा
सांसदों की प्रचंड बहुमत की सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेरते हुए तत्कालीन विपक्ष, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, के सांसदों ने लोकसभा से जिस तरह सामूहिक इस्तीफा दिया था, अब मौजूदा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए ऐसा कोई कदम उठा सकता है, ये सोच इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के मन में चल रही है। दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, साझा प्रचार, सीटों पर तालमेल और संयोजक जैसे मुद्दों पर विचार हुआ। लेकिन इस बैठक में संसद में जारी गतिरोध और विपक्ष के सांसदों के धरपकड़ और निलंबन पर भी चर्चा हुई। दरअसल 3 विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत से विपक्ष को झटका लगा था। संसद में सुरक्षा में सेंध के मुद्दे को लेकर उसमें फिर ना सिर्फ आक्रामकता आई है, बल्कि कुछ दिनों पहले अलग अलग सुरों में बोल रहे गठबंधन के नेताओं के बीच अब एकजुटता भी बढ़ गई है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता सीटों के तालमेल आदि के मुद्दे के साथ साथ सांसदों के निलंबन के विरोध में भी कोई बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि अगर सहमति बनी तो लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। त्यागी कहते हैं हालांकि कि अभी इस मुद्दे पर विचार नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह सरकार विपक्ष के नेताओं और सांसदों को निशाना बना रही है, उसका जवाब किसी बड़े राजनीतिक कदम से ही देना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बड़े राजनीतिक कदम से भाजपा को जवाब दिया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम पर नहीं, भूपेश का भरोसा, कहा बैलेट पेपर से चुनाव करने में क्या हर्ज है। जी हाँ दोस्तों, देश के भीतर जब कभी भी चुनाव परिणाम सामने आते हैं, अपने साथ कई विवाद भी साथ लाते हैं। इस तरह कहा जाए तो मतपेटियों के परिणाम ही नहीं बल्कि कई विवाद भी बाहर आते हैं। सबसे आम विवाद मतदान की प्रक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर है। ईवीएम अक्सर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर रहा है। पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता हर चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम में गड़बड़ी को बताते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों ने अपने अपने समय पर ईवीएम को घेरा है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका जताई है। और अब आपको बता दें कि इसी ईवीएम को लेकर आशंका दूर किए जाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों सामने आए विधानसभा चुनाव परिणाम की तो विपक्ष के नेताओं का निशाना पर इस बार भी ईवीएम है और छत्तीसगढ़ की तो अब तक कांग्रेस के छोटे नेता ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर बड़ा सवाल उठा दिया है और सीधा सीधा पूछा है कि आखिरकार बिना ईवीएम के यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में हर्ज क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगला चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा 92 सांसदों के निलंबन पर पवार, खड़गे सहित विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, 92 सांसदों के निलंबन के पश्चात एनसीपी के शरद पवार एवं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने सदन की गरिमा का अपमान किया है। गंभीर सुरक्षा चूक के बाद भी वो संसद में आकर बयान नहीं देते। मुझे बहुत दुख है कि इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है, सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस है। बता दें कि विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर गृह मंत्री एवं पीएम के बयान की संसद में निरंतर मांग कर रहा है। वहीं विपक्षी सांसदों की निरंतर मांग के बीच सोमवार को संसद के दोनों सदनों के 78 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इनमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद सम्मिलित हैं। राज्यसभा के सस्पेंड सांसदों में से 11 का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। लोकसभा में सोमवार प्रातः से ही हंगामे तथा नारेबाजी के साथ प्ले कार्ड दिखाने पर लोकसभा ने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, टीआर बालू, ए राजा, दयानिधि मारन, कल्याण बनर्जी, स्वागत राय तथा एनके प्रेमचंद समेत 33 सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा नेहरू की तस्वीर हटाकर बीजेपी ने छोटी मानसिकता दिखाई। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पीकर की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी के साथ लगी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी की छोटी मानसिकता करार दिया है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाया जाना अत्यंत निंदनीय है। मैं विधानसभा में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र लगाने का स्वागत करता हूं। बाबा साहेब के चित्र को विधानसभा में सम्मानित स्थान पर लगाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर पंडित नेहरू का चित्र हटाया गया। उन्होंने पूर्व में अपनी ओर से
कही गई बात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। भाजपा सरकार को अगर वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करना होता तो वो भी प्रदेश में बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने की पहल करती, ना कि पंडित नेहरू की तस्वीर हटाकर अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देती। कमलनाथ ने मांग रखी कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित नेहरू का चित्र सा सम्मान लगाया जाए और प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण शुरू कराया जाए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पंडित नेहरू की तस्वीर हटाना भाजपा की छोटी मानसिकता का परिचय है? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले सिंधिया समर्थकों का बुरा हाल, जो हारे सो हारे, जीतने वालों का मंत्री पद भी पक्का नहीं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई है। अब मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मायूस नजर आ रहे हैं। सिंधिया समर्थक कई ऐसे नेता हैं जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने का मौका नहीं मिला। इसके अतिरिक्त सिंधिया समर्थक 5 विधायक चुनाव हार गए, जबकि 3 मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव 2023 भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में मायूसी दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और सुरेश धाकड़ को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह यदि विधायकों की बात की जाए तो जसपाल सिंह जज्जी, कमलेश जाटव और प्रद्युमन सिंह समेत कई सारों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और इस बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में विकसित देशों की तरह ही बैलेट पेपर से वोटिंग शुरू होनी चाहिए और वहीं राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को नोएडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ईवीएम से लेकर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर खुलकर बात की। सपा अध्यक्ष से चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मतपत्र से मतदान की वकालत की और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारत में विकसित देशों की तरह मतपत्र से मतदान की परंपरा शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मतपत्रों से मतदान की परंपरा शुरू होनी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी से लड़ेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव, मिले बड़े संकेत। बीएसपी से गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस की बैठक में हुई बात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सोमवार को हुई यूपी कांग्रेस की बैठक में प्रदेश के नेताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 2024 का आम चुनाव यूपी से लड़ने का आग्रह किया है। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जरूरत बताई है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने भरोसा दिया है कि पार्टी गठबंधन के तहत सम्मानजनक संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एकनाथ शिंदे के मंत्री के माफिया लिंक पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, फडणवीस ने सरकार का बचाव किया और दी सफाई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को उस समय हलचल मच गया जब एनसीपी के एमएलसी एकनाथ खड़से ने बीजेपी नेता और एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन पर माफिया से कथित संबंधों का आरोप लगा दिया। इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को महाजन के बचाव में उतरना पड़ा और इस राजनीतिक हलचल से विधानमंडल के अंदर और बाहर हंगामा हो गया। दरअसल सोमवार को विधान परिषद में एकनाथ खड़से ने सदन में एक तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाया कि मंत्री गिरीश महाजन नासिक में एक शादी में शामिल हुए थे, जिसमें भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के रिश्तेदार भी मौजूद थे। खड़से ने कहा कि डॉन के रिश्तेदारों और उसके गुर्गे सलीम शेख कट्टा के साथ मंत्री का क्या संबंध है? मंत्री का कैबिनेट में बने रहना कितना उचित है? सरकार को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना नेता सुधाकर बडगुजर के मामले में तत्काल कार्रवाई की गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। लोकतंत्र की जननी ने इसे अनाथ कर दिया। कपिल सिब्बल ने सांसदों के निलंबन पर निकाली दिल की भड़ास। दोस्तों, सोमवार को दोनों सदनों से 78 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद इसे भारत की संसद के इतिहास में सबसे बड़ा एक दिवसीय निष्कासन बना दिया गया, जिसमें पहले हटाए गए 14 सांसदों को मिलाकर इनकी संख्या 92 हो गई है। दोनों सदनों के सदस्यों के निलंबन पर मंगलवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र की जननी ने इसे अनाथ कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिजली बिल हाफ योजना बंद करना, राज्य के लोगों पर भाजपा सरकार का अत्याचार। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। जी दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा
दिए गए बयान बिजली बिल हाफ योजना बंद की जाएगी का पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सोमवार को कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बिजली बिल हाफ योजना बंद करना राज्य के लोगों पर भाजपा सरकार का अत्याचार है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कर्नाटक के लिए 18,177 करोड़ रुपए के सूखा पैकेज की कर दी मांग। जी दोस्तों, सीएम ने कहा कि हमें अपना पहला ज्ञापन सौंपे लगभग 3 महीने हो गए हैं और आईएमसीटी को अपना दौरा किए 2 महीने हो गए हैं। कर्नाटक के किसान गहरे संकट में हैं और चूंकि फसलें बर्बाद हो गई है, इसलिए ये जरूरी है कि हम किसानों को इनपुट सब्सिडी का भुगतान जल्द करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और राज्य में भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 18,177.44 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज तत्काल जारी करने की मांग की। पीएम से मुलाकात के दौरान राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा भी सिद्धारमैया के साथ थे। सिद्धारमैया ने मोदी को 3 पेज का पत्र सौंपा और केंद्र सरकार से सहायता मांगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक और तेलंगाना ने खोला आंध्र की जीत का रास्ता, कांग्रेस ऐसे पलट सकती है यहाँ का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत ने आंध्र प्रदेश में पार्टी की उम्मीदें बढ़ा दी है। पार्टी अब यहाँ उत्साह के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल जिस तरह कर्नाटक जीत के बाद ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी और 10 साल से सत्ता में बैठी भारत राष्ट्र समिति सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया, उससे राज्य में उसे बड़ी जीत मिली है। अब तेलंगाना की जीत ने कांग्रेस के नेताओं को और उत्साह से भर दिया है। हालांकि आंध्र प्रदेश की स्थिति कुछ और है और पार्टी के लिए तेलंगाना की तरह सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने के इरादे से अभियान में जुट गई है। कुछ इलाकों में कांग्रेस को मजबूत भी बताया जा रहा है, लेकिन उसके सामने सिर्फ वाईएसआर कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीडीपी और जनसेना गठबंधन भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई संसद में डेमोक्रेसी, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भड़की कांग्रेस, केंद्र सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की गई है। अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। हालांकि सांसदों के निलंबन को लेकर अब कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने विपक्षी सांसदों पर हुई कार्रवाई को डेमोक्रेसी बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि नई संसद में डेमोक्रेसी के हर तरह के अत्याचार सामने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और मोदी सरकार को हटाएंगे। इंडिया गठबंधन के लिए हम सब आए हैं, इसका उज्जवल भविष्य है और इस बार हम सरकार बनाएंगे और मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये बयान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम पर इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा बड़ा फैसला, दिग्विजय सिंह ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम से होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी क्या रणनीति होगी, इस पर इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। दिग्विजय सिंह लंबे समय से ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद वो ज्यादा हमलावर हुए हैं और तमाम आरोपों और आगे की रणनीति से जुड़े विषयों को लेकर एक खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को घेरा और यहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक में ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, ये बड़ा बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी, गहलोत भूपेश को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, देश के कई विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की चौथी बैठक मंगलवार को देश की राजधानी में हुई और इसके लिए पूरी तैयारी होने के बाद नेताओं ने यहां पर शिरकत की। और दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल अलायंस कमेटी बन चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों के निलंबन और संसद सुरक्षा चूक पर शरद पवार का बड़ा बयान, उपराष्ट्रपति से की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, पवार ने धनखड़ को लिखा एक पत्र में कहा कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं की अखंडता तथा लोकतांत्रिक मूल्य बरकरार रखने के हित में इस मुद्दे पर ध्यान दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में जारी है विपक्षी सांसदों का निलंबन, डिम्पल रामगोपाल यादव समेत कई दिग्गज सस्पेंड, अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के बीच विपक्षी सांसदों के रवैये पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मंगलवार को लोकसभा से डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, शशि थरूर, सुप्रिया सुले और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं समेत 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आडवाणी जोशी से राम मंदिर अभिषेक में शामिल न होने का अनुरोध, राम मंदिर ट्रस्ट ने की अपील। जी हां दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में सुभाष
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके स्वस्थ और उम्र के कारण अगले महीने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के दो सबसे दिग्गज, सबसे वरिष्ठ नेता जिनके बदौलत भाजपा आज खड़ी है और जिनके बदौलत कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा अपने पक्ष में ले जाती है, अब उन्हीं को इसमें शामिल नहीं होने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।